जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सोनाम में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो BHIC 133 का यूनिट नंबर 4 यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आज यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर हुए हैं और कौन से वंश ने सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया है, या किस शासक ने उनमें सबसे शक्तिशाली हुआ, और कौन सा किसने अपने दूतों का प्रयोग चीन के साथ किया है, श्रीलंका के साथ किया है। दोस्तों, ये आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दक्कन में बहमनी वंश के कौन कौन से शासक बनते हैं, इनको भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित होता है और क्या जरूरत, मतलब कहाँ पे आवश्यकता पड़ी विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने की। तो देखते हैं हम मध्यकाल में दो दो मुख्य टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। तो सल्तनत काल के समय में बहुत सारे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए थे। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उन स्वतंत्र राज्यों में दोनों राज्य विजयनगर और बहमनी ये भी थे। ये कैसे स्थापित होते हैं, कैसे स्वतंत्र होते हैं? तो इनके जो देखो, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये दोनों भाई थे। ये पहले काम उधर काकतिया वंश के अंदर वहां पे सामंत थे, और उसके बाद कामपिली के अंदर ये मंत्री थे। जब कामपिली पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस समय ये इन दोनों को कैद कर लिया जाता है और दिल्ली लाया जाता है। तो दिल्ली लाके इनको राजधानी में लाया जाता है। तो दिल्ली लाने के बाद इनको जब एक युद्ध के दौरान, एक अभियान के दौरान दक्कन में भेजा जाता है, तो इन दोनों ने मौके का फायदा उठाया और वहां पे संत विद्यारण्य के नेतृत्व में इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया और हिंदू धर्म में पुनः रूपांतरण हो गए, और वहां पे विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी 1336 में इन दोनों ने। तो इसके अंदर चार वंश हुए हैं: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। कौन कौन से चार वंश हुए? संगम, सालू, तुलु और अराविडु वंश। इन संगम वंश का क्या मतलब है? जो हरिहर प्रथम और जो बुक्का प्रथम थे दोस्तों, ये पांच भाई थे और इन पांचों के पिता का नाम था, वो था संगम। तो इस पिता के नाम पर ही इसका नाम संगम वंश यहाँ पे पड़ गया। संगम वंश ने ही सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया है, और सबसे कम दिन अगर आपसे पूछा जाए कि शासन किसने किया है, वो क्या है? सुलु वंश ने। किसने? सुलु वंश ने दोस्तों, ठीक है। तो संगम और सुलु दोनों आपको हो गए अच्छे से, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, इन्होंने चार राजधानी बनाई है। सबसे पहली पेनगोंड बनाई है, फिर विजयनगर बनाई है, फिर अनेगोंडी, और फिर चंद्रगिरी लास्ट में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है। 1336 से लेके और 17वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य चलता है दोस्तों। और अगर बहमनी की बात की जाए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1340 में बहमनी साम्राज्य स्थापित होता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू के समय में। तो इसमें हमें मुख्य बातें क्या पढ़नी चाहिए? सबसे पहले दोस्तों ये देखना चाहिए जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं कि इसके बारे में हमें वृत्तांत या इसके बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, कौन कौन विदेशी यात्री प्राप्त जो जानकारी हमें देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकोलो कोंटी आता है, उसके बाद अब्दुल रज्जाक आता है, उसके बाद निकितिन आता है, उसके बाद बारबोसा आता है, फिर बार्थेमा आता है, फिर डोमिंगो पायस आता है, फिर नूनीज आता है, एंड लास्ट सीजर फ्रेडरिक आता है। तो मैंने आपको 8 विदेशी यात्रियों का नाम याद कराया है, बताया है। यहाँ से कैसे आप क्वेश्चन को फायदा उठा सकते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, आप इग्नू के साथ साथ आप वनडे एग्जाम भी दोगे ही, कम्पिटिटिव एग्जाम भी, है ना। वहाँ पे आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विजय, ये आपके निकोलो कोंटी का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसके दरबार में आया था, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था, सीजर फ्रेडरिक किसके दरबार में आया था, नूनीज किसके दरबार में आया था, आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा पुर्तगाली था, इनमें से कौन सा इटली का था, इनमें से कौन सा रूसी था,
इनमें से कौन सा फारस का था? तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। आपसे यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किसने घोड़ों के व्यापार का उल्लेख किया है? इनमें से किसने सती प्रथा का उल्लेख किया है? इनमें से किसने वेश्यालयों का उल्लेख भारत में किया है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 के 8 आपको विदेशी यात्रियों का क्रम ऑर्डर से भी पूछ लिए जाते हैं और वनडे एग्जाम दे रही है। अगर आप इग्नू का एग्जाम में लिख रहे हैं और आप ये फैक्चुअल जानकारी एक्स्ट्रा में आप कवर कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे दोस्तों, पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो पहला निकोलो कोंटी, दूसरा आपका है क्या नाम है अब्दुल रज्जाक, और तीसरा आपका है निकितिन, चौथा बारबोसा, पांचवा बार्थेमा, छठा है पायस, सातवां नूनीज और आठवां सीजर फ्रेडरिक। अब सबसे पहले देखते हैं निकोलो कोंटी किस देश का था? इटली का था। अब्दुल रज़ाक कहाँ का था? फारस का था। निकितिन कहाँ का था? रूसी था। और अगर बात की जाए बारबोसा पुर्तगाली था, बार्थेमा इटली का था, डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, नूनीज पुर्तगाली था और सीजर फ्रेडरिक इटली का था। तो मैंने देश का नाम आपको बता दिया। घोड़ों के व्यापार का उल्लेख किसने किया है? नूनीज ने किया है और निकितिन ने किया है। सती प्रथा का उल्लेख किसने किया है? निकोलो कोंटी ने किया है। वैश्याला का उल्लेख किसने किया है? आपका जो फारस का जो दरबारी था जो आया था वो अब्दुल रज्जाक, उसने यहाँ पे वैश्यालियों को उल्लेख किया है। विजयनगर का भव्य है यहाँ पे उल्लेख इन्होंने किया है। नूनीज ने कृष्ण देवराय का बहुत अच्छा उल्लेख किया है। आपसे पूछ लिया जाएगा तालीकोटा का जो युद्ध होता है 1567 में यानी कि 1565 में, उसके 2 साल के बाद कौन सा विदेशी यात्री भारत में आता है? तो वो कौन है? सीजर फ्रेडरिक। कौन? सीजर फ्रेडरिक दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक ऑर्डर ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि भाई 4 वंश हुए, संगम, सालू, तुलु, अराविडु। संगम वंश में कौन कौन से मुख्य शासक हुए? जैसे कि हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, है ना, ये मुख्य शासक हुए यहाँ पे। हरिहर प्रथम से संबंधित आपको ये याद रखना है 1336 में शासक बनता है और 1356 तक यानी 20 वर्ष ये शासन करता है। इसके समय की 2 मुख्य घटना, एक मदुरा अभियान और दूसरा होयसल पर विजय। मथुरा अभियान और होयसल पर विजय किसके समय की 2 मुख्य घटना थी? ये थी हरिहर प्रथम के समय की मुख्य घटना। होयसल पे उस समय कौन शासन कर रहा था? वीर बल्लाल चतुर्थ। कौन शासन कर रहा था दोस्तों? वीर बल्लाल चतुर्थ वहां पे शासन कर रहा था होयसल पे। तो इसके समय की 2 मुख्य घटना। और इसको क्या उपाधि दी गई थी? इसको बोला गया था एक समुद्र का अधिपति, एक समुद्र का अधिपति। ठीक है, और 2 समुद्र का अधिपति किसको बोला गया? बुक्का प्रथम को बोला गया है। किसको? बुक्का प्रथम को बोला गया। इसी के समय में बहमनी जो साम्राज्य था वो स्थापित यहाँ पे होता है। किसके समय में होता है बहमनी साम्राज्य स्थापित? हरिहर प्रथम के समय में स्थापित होता है दोस्तों। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू बहमन शाह, है ना। और उसके बारे में कौन लिखता है? इसामी। कौन लिखता है? इसामी उसकी लिखता है फुतूस सलातीन में। किसके बारे में? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो इसकी हरिहर प्रथम के बाद जो इसका भाई बुक्का प्रथम जो उप राजधानी गुंटी से शासन कर रहा था, अब वास्तविक शासक बनता है। इसकी मृत्यु के बाद भाई शासक बनता है, ना कि बेटा। ध्यान रखना है, भाई शासक बनता है ना कि बेटा। 1356 में कौन? बुक्का प्रथम। कौन? बुक्का प्रथम यहाँ पे शासक बनता है और 1377 यानी 20 साल शासन करता है। इसके समय की मुख्य घटना क्या क्या है दोस्तों, वो पता होनी चाहिए। बुक्का प्रथम 2 समुद्रों का अधिपति बुक्का प्रथम को बोला जाता है और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, है ना। हालांकि वैसे तो ये वैदिक धर्म को मानते थे लेकिन इसके अलावा अन्य धर्मों को प्रोत्साहन बुक्का प्रथम ने दिया और ये संयुक्त रूप से शासन करते थे। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई भाई थे, संयुक्त रूप से शासन करते थे। उसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है और चीन के साथ अपना ये दूत मंडल यानी कि राज जो अपना जो उसका आदान प्रदान करता है राजदूत का, वो किसके साथ? आपसे पूछ लिया जाएगा कि चीन के साथ कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक आदान प्रदान राजदूतों का करता था? तो वो था कौन? बुक्का प्रथम। कौन था दोस्तों? बुक्का प्रथम था। ठीक है, और बुक्का प्रथम के समय की मुख्य घटना अगर बात की जाए वो थी मदुरा अभियान जो इसके पुत्र कंपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
मदुरा अभियान किसके द्वारा किया गया था? कंपन के द्वारा। और इसी के समय में जो बहमनी और विजयनगर के शासकों का आपसी जो टकराव है वो शुरू हुआ था। और विजयनगर और बहमनी, यानी कि बहमनी इस वंश में कौन था उस समय में? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम। और टकराव किस बात को लेकर था? वो था रायचूर के दोआब को लेकर। रायचूर दोआब कौन सा? जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में पड़ता है, रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में कौन सा दोआब पड़ता है? रायचूर दोआब पड़ता है। उसको लेकर टकराव था और इसमें भारी पराजय होती है बुक्का प्रथम की। और इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की मृत्यु भी होती है। इस युद्ध के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि युद्ध के बाद कोई भी मतलब आम नागरिकों की हत्या नहीं करेगा। इस युद्ध के बाद ये जो इसके 1367 में होता है बुक्का प्रथम के समय में और बहमनी वंश के शासक के समय में। और इसने यहाँ पे अपने जो इसमें क्या नाम जो ग्रंथ थे, वैदिक ग्रंथ, उनका इसने अनुवाद भी कराया। किसके साथ? किससे? सायण से। किससे कराया? सायण से इसने अनुवाद उनका दोस्तों कराया। ठीक है। और साम्राज्य प्रसार जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ वो बुक्का प्रथम के समय में ही हुआ। और इसने दक्कन में केरल भी इसके साम्राज्य के अधीन था। इसके बाद इसका बेटा कौन शासक बनता है? हरिहर द्वितीय। 1377 से लेके 1404 तक गद्दी संभालता है। कौन? हरिहर द्वितीय, जिसकी उपाधि थी राज वाल्मीकि। क्या उपाधि थी? राज वाल्मीकि। महाराजा धीराज, राज व्यास, राज वल्लभ। आपसे पूछ लिया जाएगा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक किसकी उपाधि थी? बुक्का प्रथम की। एक समुद्र का अधिपति हरिहर प्रथम की। महाराजा धीराज, राज वल्लभ और या राज वाल्मीकि किसकी उपाधि थी? ये थी किसकी? हरिहर द्वितीय की उपाधि थी ये। और हरिहर द्वितीय का शासन पीरियड 1377 से लेके 1404 तक था। 1404 तक। और इसने किसको छीना था? गोवा को, दबोल को, है ना। इन पे अधिकार आपसे ये पूछ ले जाएगा कि गोवा पे अधिकार किसने किया था? दबोल पे अधिकार किसने किया था? चोल बंदरगाह पे अधिकार किसने किया था? वो किया था किसने? हरिहर द्वितीय ने। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो टीकाकार थे सायण, और जो सुदर्शन संग्रह के जो लेखक थे माधवाचार्य, और हरविलास के जो लेखक थे श्रीनाथ, इसके दरबार में रहते थे। हरविलास के लेखक श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे हरिहर द्वितीय के समय में। उसके बाद जो शासक गद्दी पर बैठता है वो बनता है देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। 1406 से 1422 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है। और ये गद्दी पर क्यों? देखो कि इससे पहले जो हरिहर द्वितीय था 1404 और ये 1406 में 2 साल का बीच में जो छोटे छोटे 2-3 शासक बनते हैं, उसके बाद देवराय प्रथम ही गद्दी पर बैठता है। इसके समय में जो मुख्य घटना घटी वो था सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध इसके समय में मुख्य तौर पे लड़ा जाता है। फिरोज से ये युद्ध हुआ, इसमें देवराय द्वितीय पराजित हुआ। और देवराय प्रथम ने अपनी बेटी की जो शादी है वो बहमनी शासक से करनी पड़ी। और इसके समय में ही जो प्रथम जो विदेशी यात्री आता है निकोलो कोंटी, किसके दरबार में आता है? वो आता है देवराय प्रथम के दरबार में। और उसके बाद अगर बात की जाए, इसने मुस्लिमों को अपने दरबार में स्थान दिया था। और लेकिन मुख्य तौर पर अगर मुस्लिमों की बात की जाए, मुस्लिम सैनिक किसके दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे मुस्लिम सैनिक? वो थे देवराय द्वितीय के समय में। किसके समय में थे दोस्तों? देवराय द्वितीय के समय में। और इसके बाद अगर बात की जाए देवराय द्वितीय की, तो देवराय द्वितीय 1425 से लेके 1446 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में कौन आता है? फारस का जो शासक था अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के समय में आता है। और इसको क्या बोला जाता है? गजबेटकर। देवराय द्वितीय को क्या बोला जाता है? गजबेटकर, यानी कि हाथियों का शिकारी इसको बोला जाता है। और इंद्र का अवतार भी इसको माना जाता है। किस क्या माना जाता है? इंद्र का अवतार, है ना। और इसकी सेना में 10,000 जो मुस्लिम जो घुड़सवार थे वो इसकी सेना में थे। किसकी सेना में? देवराय द्वितीय की सेना में, है ना। और इसके इसके दरबार में ही महानाटक जो था सुधा निधि लिखा गया, है ना, देवराय द्वितीय के दरबार में। और वादरायण के जो ब्रह्म सूत्र पर टीका किसके दरबार में लिखी गई? वो देवराय द्वितीय के दरबार में ही लिखी गई। और इसके दरबार में कौन तेलुगु कवि रहता था? श्रीनाथ और डिंडिमा
किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे, श्रीनाथ और दिनदिमा, है ना। और इसने किस उड़ीसा उड़ीसा के वंश के उड़ीसा के शासक को हराया? वो हराया कपिलेंद्र को। किसको हराया? कपिलेंद्र को हराया। और कोडबिंडु यानी कि विजयनगर पर अधिकार इसने कर लिया, है ना। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन। कौन? मल्लिकार्जुन गद्दी पे बैठता है और 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन करता है। इसको क्या उपाधि दी गई थी? प्रौढ़ देवराय। मल्लिकार्जुन को क्या उपाधि दी गई थी? प्रौढ़ देवराय। और इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आता है? मऊयान। मऊयान इसके दरबार में चीनी यात्री था जो आता है। इसके बाद वंश जो चलता है, संगम वंश के बाद सालू वंश। कौन सा? सालू वंश। और सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन, मतलब इनका सालू वंश का शासन रहता है। और लेकिन इसमें मुख्य घटना आपके लायक पढ़ने वाली नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। सालू वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, कुल 20 वर्षों तक इसने शासन किया है। सालू वंश ने 1485 से 1505 ईस्वी तक। इसके बाद जो वंश गद्दी पर, किस वंश के शासक गद्दी पर बैठते हैं? तुलु वंश के। किस वंश के? तुलु वंश के शासक गद्दी पर बैठते हैं। और नरसिंह नायक के जो पुत्र थे, वीर नरसिंह, नरसिंह नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर कौन बैठता है? तुलु वंश का शासक वीर नरसिंह दोस्तों गद्दी पर बैठता है। और उसने अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत की, है ना। युद्धवत भावना किसने जागृत की? किस तुलु वंश ने? वीर नरसिंह ने दोस्तों। लेकिन मुख्य शासक जो इसमें अगर हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कृष्णदेवराय। कौन सा? कृष्णदेवराय। 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक जिसने शासन किया। और जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट शासक भी इसमें था, वैष्णव धर्म को मानता था। कौन? कृष्णदेवराय। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। आपसे पूछ लिया जाता है किस दिन कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक हुआ था, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो कृष्ण देव राय ने उपाधि धारण की थी, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि, ठीक है। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि, है ना। और अगर इसके बाद बात की जाए आपसे, भाई पुर्तगालियों के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। देखो पुर्तगाली कब आते हैं भारत में? 1498 में, यानी कि 1502 से ही मुख्यतः वे अपनी यहाँ पे बस्ती स्थापित करते हैं और 1502 के बाद ही रहते हैं। और तो 1509 में यहाँ पे ये पुर्तगाली यात्री जो ये सॉरी विजयनगर डायनास्टी का जो शासक था वो था कृष्णदेवराय। तो इनके अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध किस प्रकार से? घोड़ों का आयात ये यहाँ पे कराते थे, घोड़ों का आयात ये अपने यहाँ पे कराते थे दोस्तों। तो ये अच्छे संबंध इनके साथ बने हुए थे। और 1529 तक, यानी कि जब बाबर भारत पे हमला करता है उस समय में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से दो हिंदू वंश थे, तो वो थे, एक हिंदू वंश के शासक थे, एक थे कृष्णदेव राय और जो दूसरा था वो था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा दूसरा शासक था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय 1509 में बैठता है गद्दी पे, है ना। और बहुत मुख्य शासक यहाँ पे ये रहता है। इसका प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और तेलुगु में इसने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का क्या नाम था? अमुक्त माल्याद। क्या नाम था? अमुक्त माल्याद उस पुस्तक का नाम था। और वो जो कि तेलुगु भाषा में थी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो गद्दी पे बैठते हैं सदाशिव राय बैठता है, या फिर अंत में अराविडु वंश बैठता है। अराविडु वंश के शासक जैसे कि वेंकट द्वितीय बैठता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना, आपकी परीक्षा के लिए। तो अब इसमें जो पढ़ने वाली बातें हैं वो है आयंगार व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था एक ग्रामीण व्यवस्था थी जिसमें 12 व्यक्तियों का एक शासन हुआ करता था, जो कि चोल काल में हम पढ़ते हैं। चोल काल में भी ग्रामीण प्रशासन के द्वारा शासन होता था। और चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जो रूपरेखा थी वो विजयनगर साम्राज्य के समय में आयंगर व्यवस्था ने ले ली, जो 12 व्यक्तियों के द्वारा शासन यहाँ पे किया जाता था दोस्तों, 12 व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। उनमें कई सारे अधिकारी होते थे, जैसे कि कर्णिकम। कर्णिकम को क्या बोलते थे भाई? अकाउंटेंट जो गांव को होता था उसको हम क्या बोलते थे? कर्णिकम बोलते थे भाई। तलारा, तलारा क्या बोलते थे? चौकीदार। उसके बाद हम गोड, गोड को बोलते थे ग्राम प्रशासक। फिर गोड के बाद देखते हैं सेंत्योवा, ग्राम का जो लेखाधिकारी था। बोगरा, मजदूरों और उनके वेतन से जो संबंधित था उसको हम बोगरा बोलते हैं,
ठीक है, ये कई सारे जो इसमें अधिकारी हुआ करते थे, और इन पे जो इनकी जो नियुक्ति करता था, जो आयंगर के जो शासक थे, इनकी जो नियुक्ति करता था वो कौन करता था दोस्तों? वो करते थे केंद्र है, केंद्र से इनकी नियुक्ति होती। लेकिन इनका जो पद था वो वंशानुगत था, इनका जो पद था वो वंशानुगत था। ये अपने पद को बेच भी सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे आयंगर व्यवस्था के तहत। इसी प्रकार से हम नायंकर व्यवस्था भी देखते हैं। नायंकर व्यवस्था क्या थी दोस्तों, वो देखते हैं। और न्यायांगर व्यवस्था जो थी वो सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। इक्ता का मतलब, इक्ता जो हमने इल्तुतमिश के समय में पढ़ा, इक्ता का आवंटन होता था, एक भूमि का आवंटन होता था जो सैनिकों को दिया जाता था उनके मतलब की सैन्य कुशलता के आधार पर इक्ता का जो आवंटन होता था, है ना। और राजपूत व्यवस्था, राजपूत काल में जो सामंत व्यवस्था थी उसके ही इसके समकालीन ये व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। और ये सबसे पहले किस वंश में स्थापित हुई थी? ये काकतीय वंश में स्थापित हुई थी नायंकर व्यवस्था। और ये ही विजयनगर डायनेस्टी के लिए विनाश का कारण बना नायंकर व्यवस्था, क्योंकि भूमि का जो आवंटन होता था बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे होने लग गया था। और जो भूमि का जो आवंटन होता है उसको अमरम बोलते थे, और जिसको ये भूमि मिलती थी उसको क्या बोला जाता? अमर नायक। क्या बोला जाता था उसको? अमर नायक बोला जाता था जिसको भूमि ये प्राप्त होती थी, ठीक है दोस्तों। और अगर इसके अलावा इसमें देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को वलनाडु, और ना वलनाडु को फिर नाडु, नाडु को फिर मेलाग्राम, और मेलाग्राम को जो विभाजित किया गया था वो किया गया था स्थल में या सीमा में। किसमें? स्थल में या सीमा में, है ना। और प्रांत कितने थे? बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था कितने प्रांतों को उल्लेख करता है? 200 प्रांतों को उल्लेख करता है। और उसके बाद फिर मंडल, फिर मंडल का जो कोट्टम, कोट्टम क्या होता था? जो कमिश्नरी होता था। क्या होता था? कमिश्नरी, जो आज भी होता है ना कमिश्नरी। और उसके बाद फिर नाडु यानी कि नाडु यानी कि जिला, और मेलाग्राम, मेलाग्राम 50 गांवों के समूह को बोलते थे। स्थल या सीमा 20 गांवों के समूह को स्थल या सीमा बोलते थे दोस्तों। उसके बाद फिर प्रशासन की जो सबसे छोटी जो इकाई थी वो कौन सी थी? वो थी उर या ग्राम। और जो केंद्रीय जो राजस्व विभाग था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता अथवन। क्या बोला जाता? केंद्रीय जो राजस्व विभाग था उसको अथवन बोला जाता था या अठावने बोला जाता था। अच्छा, इसमें अगर भूमि कर की बात की जाए, ये कितना भूमि कर लेते थे? तो कृष्ण देव राय 1/3 से लेके 1/2 भूमि कर के रूप में कृष्ण देव राय लेता था। उसके बाद ये ब्राह्मणों से कितना लेता था? 1/20। ब्राह्मणों से कितना लेते थे? 1/20 ये ब्राह्मणों से लेते थे। और ये मंदिरों से कितना लेते थे? मंदिरों से 1/30 ये मंदिरों से लेते थे। और सामान्यतः जब भू राजस्व की जो दर थी वो थी 26% से लेके 30%, ये सामान्य भू राजस्व की दर थी। अच्छा, कुछ भूमि थी जिनको क्या बोला जाता था, ये भी आप अगर आप अपने क्वेश्चन में मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ब्राह्मणों को क्या भूमि जो दी गई थी उसको क्या बोलते थे? मंदिरों में जो दी गई भूमि को क्या बोलते थे? तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह। और जो मंदिरों में दी गई भूमि उसको क्या बोलते थे? देवधर। क्या? देवदेह, देव देव। मठों को दी गई भूमि को मठादेव, मठहदेव, है ना, मठापुर। और जो सैनिकों को जो मिलती थी उसको क्या बोलते थे? अमरम। क्या बोलते थे? अमरम, जो सैनिकों को मिलती थी। अच्छा, गांव में विशेष सेवाओं के बदले जो दी जाने वाली जो लगान थी, उसको, लगान मुक्त भूमि थी, उसको क्या बोलते थे? गांव में विशेष सेवा के बदले जो भूमि के बदले जो लगान दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था दोस्तों उम्बली। क्या बोला जाता? उम्बली। और कुट्टगी क्या होता था? कुट्टगी, कुट्टगी होता था बड़े जो भूस्वामी थे उनको मंदिरों व ब्राह्मणों के द्वारा खेतों की, मतलब कि जो खेती के लिए छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि को कुट्टगी बोला जाता। क्या बोला जाता? कुट्टगी। रत या खोड के भूमि किसको बोला जाता? रत या खोड के। युद्ध में जो अच्छा प्रदर्शन जो किया करते थे उनकी जो मृत्यु के बाद उनके सम्मान के रूप में उनके घर वालों को जो जमीन या भूखंड मिलता था उसको क्या बोलते थे? रक्त या कोड के उसमें बोला जाता। एरीपत्ती क्या होता था? जो जलाशयों के रूप में जो मतलब जो भूमि मिलती थी, जलाशयों की भूमि केवल जो दक्षिण भारत में ही होती थी उसको क्या बोलता था? एरीपत्ती। और इसके बाद मान्य, मान्य क्या होता था? मान्य, आयंगरों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि को मान्य बोला जाता था।
आयंगरों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि को क्या बोला जाता था, मान्य बोला जाता था। और इसके बाद देखते हैं वारम व्यवस्था क्या थी। वारम व्यवस्था ये थी भूस्वामी के जो पट्टे पर जो उपज मिलती थी उसको क्या बोलते थे, ये बोलते थे वारम व्यवस्था। और इसी प्रकार से ये इसकी भू राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों। तो इसके आयंगर न्यायंगर के बारे में पढ़ी, विजयनगर के जो बेसिक बेसिक शासक थे उनके बारे में हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है दोस्तों। तो आप एक बार अगर आप वीडियो को देखोगे अच्छे से और इन फैक्टों को आप अच्छे से याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है दोस्तों। आप अगर इग्नू के अंदर या बाद में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा दोस्तों। दूसरी बात, कोविड का जो आजकल जो ये चल रहा है इसमें अपने आप को दोस्तों सेफ रखिए, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ पाओगे तो और आगे दूसरे बच्चों से आप बहुत अच्छे से आगे निकल पाओगे दोस्तों। ठीक है, इस टाइम पे मतलब हल्के में मत लेना, ये मतलब बहुत अच्छे से अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। आपका ये टाइम इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो अच्छा बेनिफिट या अच्छा रिजल्ट आपको दोस्तों इससे मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।